तो शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक की सेकेंड क्लास। आई होप लास्ट वीडियो आप सबने अच्छे से देखी होगी, सबको अच्छे से सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, सारे प्रॉपर्टीज आप सबको पता होंगी। तो बच्चों आज हम डील करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी चार्ज स्केलर, मतलब चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता बच्चों, है ना। और क्योंकि चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता तो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, राइट। दूसरी बात हमने देखा था, क्योंकि चार्ज स्केलर है इसलिए वो क्या है, एडिटिव है, राइट है। चलिए आपने पढ़ा होगा बच्चों चार्ज दो टाइप के, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, अच्छा दो टाइप के चार्ज होते हैं, कौन कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, है ना। चार्ज कितने टाइप के होते हैं बच्चों, दो टाइप, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज के दो टाइप से, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक बात है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इसमें क्या होती है बच्चों, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई बात बच्चों समझ में। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दो टाइप के चार्ज के बारे में आप अच्छे से जानते हो, है ना। अब देखो बच्चों, अब देखो इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, देखो किसी भी बॉडी में एक बार इसको फटाफट से पॉज करके नोट कर लो, है ना, फिर देखते हैं। चलो किसी भी बॉडी में लिखता हूं बच्चों, इफ इन अ बॉडी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी में बच्चों अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस बॉडी को बोलते हैं हम न्यूट्रल बॉडी, सही बात है बच्चों। और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। सही बात है बच्चों, सही बात है। अच्छा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉडी कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो बॉडी कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो पॉज करके नोट करो, फिर आगे की चीजें देखते हैं। मैं क्या समझाना चाहता हूँ इससे अभी बताता हूँ आपको। इसके थ्रू बच्चों मैं आपको ये समझाना चाहता था कि कभी भी कोई भी बॉडी पर चार्ज होगा या तो इलेक्ट्रॉन के आ जाने से होगा या इलेक्ट्रॉन के चले जाने से, इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से ही किसी बॉडी पे क्या होता है बच्चों, चार्ज डेवलप होता है, राइट। तो किसके आने जाने से होता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिटेल में थोड़ा देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, पहले समझते हैं फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मान लो कोई बॉडी ए है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया,
1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। तो क्या होगा बच्चों, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हो गए, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, बाकी सब सारे इलेक्ट्रॉन तो काउंटर बैलेंस कर रखे, तो इस पे क्या आएगा +1 चार्ज। अच्छा, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q। Q का मतलब चार्ज, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बच्चों हम, Q से। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ ना बच्चों, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किया, तो मैं क्या लिखूंगा, A 2 प्लस चार्ज, और चार्ज क्या लिखूंगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, राइट है। अच्छा, मान लो इसी तरह से मैंने n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, है ना, तो ये क्या होगा, n प्लस पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या किए हैं, रिमूव। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस प्लस भी यहाँ पर भी लिख सकते हो, है ना। तो क्या मैंने क्या किया, तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो +3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतना ही प्लस चार्ज आएगा बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो +1 ही, 2 इलेक्ट्रॉन +2 ही, n इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट 3, इट्स n इलेक्ट्रॉन, तो n प्लस n इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अच्छा, अब मान लो मेरे पास कोई बी बॉन्ड है, इस पर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो इस पे एक्स्ट्रा कितना चार्ज आया, -1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो Q = -1 ही। सिमिलरली मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो क्या होगा, 2 माइनस, Q = -2। बोलो, बात आई समझ में बच्चों। इसी तरह सिमिलरली मैंने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये क्या होगा, n-, तो चार्ज कितना होगा बच्चों, कितने के बराबर, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया, n इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इलेक्ट्रॉन ऐड होने से कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव, तो -n। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपको। तो देखो, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है मैं किस तरह से लिख पाता हूँ, या तो +1e +2e +ne, -1e -2e -ne। यानी बच्चों मैं एक बात यहां से बहुत अच्छे तरीके से कह सकता हूं, पूछो क्या, देखो मैं इसको कंबाइंडली क्या कह सकता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर में Q = या तो प्लस या तो माइनस ne। बोलो बच्चों, जहां पे n क्या है, इंटीजर है ना, इसको आपके बुकों में ऐसे भी लिखा होता है Q = ne। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, अगर प्लस माइनस मैंने नहीं दिया तो ये इंटीजर हो जाएगा, अगर प्लस माइनस दे दिया बच्चों तो ये होल नंबर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 0 +-1 +-2 +-3। यानी जो चार्ज है बच्चों, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। चार्ज इज, ये जो चार्ज है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E है। E का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाओ, चार्ज मिलते जाएगा। इसी को कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फटाफट से एक बार नोट कर लो पॉज करके बच्चों, फिर डेफिनेशन के साथ इसको समझते हैं। फटाफट से पॉज करो, नोट करो, फिर इसको डेफिनेशन के साथ समझते हैं। चलो बच्चों, यहाँ से डेफिनेशन हमारी क्या बनी बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। इसका मतलब था चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी बच्चों क्या कहते हैं, चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी
चार्ज कैन बी इन फ्रैक्शन, चार्ज जो हमारा है बच्चों फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। आई बात समझ में? या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। इनफैक्ट हम इसको ऐसे कह देते हैं इलेक्ट्रॉन कांट बी इन फ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसलिए मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है बच्चों, मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज व्हाट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और वो कितना होता है बच्चों, पता है सभी को? 1.60207 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक बात है बच्चों? नियर अबाउट हम इसको अपने कैलकुलेशन में लेते हैं 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, है ना। ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज हमारे को अवेलेबल है, इससे कम चार्ज अवेलेबल नहीं है बच्चों। और ये क्या कहता है, जो चार्ज होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के, है ना। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, किसी भी चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। वो किस में नहीं हो सकते? फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो फटाफट से पॉज करो, नोट करो, फिर आगे की कहानी समझाओ। अच्छा, एक बात और यहाँ पर बता ही देता हूँ बच्चों। तो E को हम क्या कहते हैं? E इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम को क्या कहते हैं? दिस इज क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज। अब क्वांटम का मतलब क्या होता है अभी बता दो, पहले पॉज करके नोट करो। नोट कर लिया बच्चों, है ना। चलो, क्वांटम ऑफ चार्ज कह लो या फिर इसको आप एक और चीज कह सकते हो, फंडामेंटल ऑफ चार्ज, फंडामेंटल ऑफ चार्ज, है ना। मतलब जब भी चार्ज हमें मिलेगा या तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर मिलेगा, है ना, +1 इलेक्ट्रॉन या -1 इलेक्ट्रॉन या +2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन, +3 इलेक्ट्रॉन -3 इलेक्ट्रॉन, +4 इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, है ना। इसी के मल्टीपल में मिलेगा, इसी के पैकेट्स में मिलेगा। आई बात समझ में बच्चों? तो आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात और बता दो, यहाँ पर Q इक्वल टू +- NE लिखा है बच्चों। यहाँ पे प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है बच्चों रिमूवल, है ना। प्लस का मतलब है रिमूवल और माइनस का मतलब है एडिशन, है ना। देखो, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज, है ना। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, जब ऐड करते हैं तो हमारा आता है नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में बच्चों? ठीक है, फटाफट से नोट करो। तो n कभी भी, n क्या है? इंटीजर है ना बच्चों। यहाँ पे ये जो n है, ये n क्या इंटीजर है? क्या ये 1/2 हो सकता है? 2/3 हो सकता है? पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में, इंटीजर 1/2 2/3 फ्रैक्शन नहीं होते इंटीजर, है ना। इंटीजर कैन नॉट बी फ्रैक्शन। क्लियर है? चलो फिर, चलो बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। विच चार्ज इज आर नॉट पॉसिबल, यानी मोर देन वन करेक्ट आंसर है बच्चों। इसमें बताना है कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें क्या बोला था कि जो भी चार्ज है यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, राइट।
वो इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में, यानी n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, है ना। हमने क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q बाई E। हमें n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, और n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन आती है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल A देखते हैं, A में n इक्वल टू क्या होगा, देखो चार्ज कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। E की वैल्यू कितनी बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। फटाफट से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, 17 गया कूलम 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 बाई 1.6 इंटू 10⁻², ये घटा 10, 16 बाई 3, 16 बाई 3 0.030, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 0.875 इंटू 10⁻3। देखना बच्चों कैलकुलेशन करके, सही है। 1.7 17 18 19, हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पर 10⁻² हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट लिया था ना, हाँ 10⁻², 0.1875 इंटू 10⁻3, तो 1.87। अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, 187.5, ये क्या आ गया बच्चों, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ चुका है बच्चों। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, है ना। ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो नॉट पॉसिबल था। चलो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, है ना। ये यानी ये क्या है बच्चों, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा। चलो तो देखो n इक्वल टू, चार्ज कितना है बच्चों, चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। अच्छा, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कूलम कैंसिल, ये हो गया 3, ये गया 10, ऊपर जाएगा 10⁻4 16 5, ये हो जाएगा 0.0, तो हो गया 0.5, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, कैरी 2, 16 1 जा 16, 4, 16 2 जा 32, 8, 16 5 जा 35, 3 1 2 5, है ना। और ये तो ऊपर गया तो 0.3, हाँ 4 और ये 4, इतना। तो बच्चों n की वैल्यू क्या आया, ये आया, n की वैल्यू इतना आया। अब देखो ये क्या फ्रैक्शन है, क्या ये फ्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये पॉसिबल होगा, ये क्या होगा, पॉसिबल, ये चार्ज इज पॉसिबल, यानी ये आंसर क्या है, गलत है। आगे बात समझ में बच्चों, एक और करके दिखाता हूँ फटाफट से, तीसरे के लिए n इक्वल टू, चार्ज कितना दे रखा है बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। अच्छा, बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे ये गया 3 बार में, है ना। 16 3 19, ये 10 2 8 जा 1/8, 1/8 का मतलब हो गया बच्चों 1.4 का मतलब 0.25, यानी 12.5, ये हो गया 0.125 इंटू 10⁻4, ये क्या हो गया बच्चों 1250, है ना। बोलो इतना ही होगा। अच्छा, ये क्या है, ये इंटीजर है, तो ये भी पॉसिबल होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, पॉसिबल है। ये चार्ज भी पॉसिबल है, यानी आंसर गलत है, हमसे तो पूछा है नॉट पॉसिबल। फोर्थ खुद से चेक करके कमेंट में बताएं मेरे को, है ना। फोर्थ का खुद से चेक करके कमेंट में बताएं ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है ना।
कौन एक्यूरेट बताता है और बताना होगा n की वैल्यू भी कितनी आई है, ठीक है। कमेंट में बताओगे हर कोई n की वैल्यू कितनी आई है ना, और पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे छोड़ता हूँ डी। चलो फटाफट से पॉज करके एक बार नोट कर लो, फिर और क्वेश्चन देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ बॉडी, अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में ऐड कर दिया जाए तो चार्ज इस पे कितना होगा। देखो बच्चों यहाँ पे दे क्या रखा है मेरे को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड, यानी n की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 3, पूछा क्या चार्ज, चार्ज इक्वल टू क्या होता है n, तो चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, n की वैल्यू 10 की पावर 3, ये हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -16 कूलम। बोलो सही है गलत, समझ में आई बात। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए हैं तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखना होगा, माइनस, है ना, ये क्या होगा माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ऐड करते हैं तो चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आई बात, पक्की बात। चलो पॉज करो, नोट करो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। देखो बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 कूलम, साथ ही साथ गिवन भी लिखता चलता हूं बच्चों, Q इक्वल टू क्या दे रखा है 1 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम इट, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड किए गए हैं या फिर रिमूव किए गए हैं। देखो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब प्लस साइन किसको दिखाता है, रिमूवल को, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, तो n इज इक्वल टू q बाई e, q कितना है बच्चों 1 कूलम, e हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा इसको सॉल्व करोगे बच्चों, याद रखो इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.625 इंटू 10 की पावर 90, ये 90 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 90 सॉरी 18। बच्चों ये फ्रैक्शन नहीं है, अरे अभी पॉइंट खोलोगे तो क्या आएगा 6250000, फ्रैक्शन थोड़ी है ये, पॉसिबल है ना। अरे ले एक प्रॉब्लम है, ले 625 इंटू 10 की पावर 16 लिख सकते हैं, अब खुश, अब ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं है तो n की वैल्यू इतनी यानी इतने। क्लियर है, चलो पॉज करके नोट करो, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन में एंट्री लेते हैं। चलो बच्चों कुछ एससी वर्मा के भी क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट नेगेटिव चार्ज इन 1 H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। तो बच्चों पहले सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, Q इक्वल टू एन होता है बच्चों, Q इक्वल टू एन होता है, E हमें पता है, N पता कर लेते हैं पहले। एक मॉलिक्यूल H2O में, 1 मॉलिक्यूल H2O में कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना, या कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, या फिर ऐसे लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। देखो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 2 + 8 इलेक्ट्रॉन, बोले तो 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 10, n की वैल्यू कितनी हो गई 10, राइट। अब चूंकि निगेटिव चार्ज है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा -n,
तो Q इक्वल टू माइनस n की वैल्यू 10, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। आई बात बच्चों समझ में, है ना। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना। तो हमें एक मॉलिक्यूल H2O में इतना नेगेटिव चार्ज मिलेगा बच्चों। क्लियर है? फटाफट से पॉज करो, नोट करो, फिर चलते हैं और भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, है ना। देखो बच्चों, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे तो फिर फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना। इसलिए पॉज करो और नोट करो। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है बच्चों। अच्छा, एंड आल्सो द चार्ज ऑन इट, और कितना चार्ज है 100 ग्राम पानी के पास, है ना। 100 ग्राम पानी के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कितना चार्ज है। ठीक है बच्चों, देखो पहले 100 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालते हैं। हमें पता है 1 मोल पानी इक्वल टू 18 ग्राम पानी, यानी हम कह सकते हैं बच्चों 18 ग्राम पानी इक्वल टू 1 मोल का मतलब बच्चों 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ पानी। तो भैया 1 ग्राम पानी में क्या होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 18, बोलो मॉलिक्यूल ऑफ पानी। तो बच्चों 100 ग्राम पानी में इतना मॉलिक्यूल ऑफ पानी, बोलो समझ में आ रही है। और 1 मॉलिक्यूल पानी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 मॉलिक्यूल में अभी भी पिछले क्वेश्चन में देखा था 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन। तो भैया इसमें क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 18 इंटू 100 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ में आ रही है सबको, इतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो निकल गई बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 3.34 इंटू 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में बच्चों, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आ चुकी है तो इस पर आप चार्ज भी निकाल सकते हो। Q इक्वल टू क्या होता है, एन, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, यानी माइनस 3.34 इंटू 10 की पावर 25 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, है ना, तो ये आपका आएगा माइनस 5.344 इंटू 10 की पावर 6 कूलम। आई बात समझ में बच्चों, क्लियर है ना। तो मोल की सहायता से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया बच्चों, तो हम Q इक्वल टू एन लगा करके चार्ज भी निकाल सकते हो उस पर। क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात मेरी। चलो पॉज करके फटाफट से नोट करो फिर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस पे चार्ज ज्यादा है, 1 kg प्रोटॉन पे या 1 kg इलेक्ट्रॉन पे? आपको बताना होगा बच्चों। बहुत सारे बच्चों को लगेगा क्या दोनों पे इक्वल होना चाहिए। बच्चों इक्वल नहीं होगा, किसी एक पे ज्यादा होगा। देखो सॉल्यूशन, हम क्या जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, बहुत ज्यादा है। तो बच्चों अब देखो
और एक हाथ में लोहा ले लो, दोनों 1-1 kg लेना है आपको, दोनों आप क्या लेना है आपको 1-1 kg, ठीक है, दोनों आपको 1-1 kg लेना है। तो बताओ क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होगी, लोहे की या फिर कॉटन की? कॉटन ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा क्योंकि वो हल्का है ना, लोहा कम होगा, थोड़ा सा ही लोहा 1 kg हो जाएगा, जबकि बहुत सारे कॉटन को लेंगे तब वो 1 kg होगा बच्चों, राइट। उसी प्रकार फॉर 1 kg नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि भारी है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और चार्ज क्या होता है बच्चों, Q इक्वल टू N, चलो दोनों तरफ E से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Np इंटू E विल बी लेस देन Ne इंटू E, यानी दिस इज चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी लेस देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके पास ज्यादा चार्ज है 1 kg इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा चार्ज होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे 1 kg में, राइट है बच्चों, समझ में आई बात। चलो फटाफट से पॉज करके नोट डाउन करो, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन करना जरूरी है ना, बहुत टाइम है। और पहले बता दूं हमारे स्टार्टिंग के पहले 4-5 चैप्टर, फर्स्ट 5 चैप्टर 4 to 5 चैप्टर्स ना हमारे इलेक्ट्रोस्टैट, सेकंड चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये 5 चैप्टर हमारे लेंथी हैं बच्चों। इस 5 चैप्टर को कंप्लीट करने में मेरे को करीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं बच्चों, है ना। उसके बाद के चैप्टर बहुत छोटे हैं, है ना। आप सिलेबस की टेंशन ना लो, नवंबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन करना जरूरी है। क्या फायदा ऐसे सिलेबस का जिसमें आप सिलेबस तो कंप्लीट कर लो लेकिन क्वेश्चंस ना हो पाए आपसे, राइट। तो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी देख लो 2020 में 2019 में बच्चों का क्या हालत रहा फिजिक्स में, क्यों ऐसी हालत क्यों हुई, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं था अच्छे से, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं करे। आप स्टार्टिंग से कह रहा हूं बच्चों डेली का डेली काम करते जाओ, है ना, कल के भरोसे मत छोड़ो। जो आज पढ़ाया है आज पूरा अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लो, कल के लिए छोड़ोगे बहुत टफ होगा। 2021 का पेपर तो और ज़्यादा टफ होने वाला है बच्चों, 2022 का उससे भी ज़्यादा, है ना। तो प्लीज़ बच्चों क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फेल हो जाओगे, फिर ब्लेम करोगे पढ़ाया नहीं आपने, हैं। चलो नोट करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पेन। एक पेनी है ना, क्वाइन है, वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसका मास इतना ग्राम है, कंटेन्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल है बच्चों तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। एज्यूमिंग द पेनी इज मेड इंटायरली ऑफ कॉपर। वो जो पेनी है, वो जो क्वाइन है बच्चों, वो किससे बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है। What is the magnitude of Q of the total positive charge or negative charge in the coin? तो ये पूछ रहा है कि अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, है ना। दोनों इक्वल है बात ठीक है, लेकिन केवल पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी या केवल नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी, है ना, यानी Q की वैल्यू। सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा बच्चों कि इस इतने ग्राम कॉपर पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ये निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कितना ग्राम ले रखा है पहले बताओ, इतना ग्राम। ये तो उस पानी वाले की तरह क्वेश्चन है 100 ग्राम पानी का, है ना। तो बताओ बच्चों कॉपर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 ग्राम, यानी इतना ग्राम कॉपर इज इक्वल टू 1 मोल कॉपर, है ना। अच्छा, 1 मोल कॉपर में
कितने एटम्स होते हैं बच्चों? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 Cu एटम्स। ठीक बात है बच्चों? अच्छा, इतने Cu एटम्स। फाइन है बच्चों? सॉरी, हाँ, और हमें किसके लिए चाहिए? 3.11 ग्राम के लिए चाहिए। तो बच्चों यहां देखो, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 63.5 Cu एटम्स। अच्छा, क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, पॉज करके नोट कर लो, है ना? फिर ऊपर करूंगा, स्पेस नहीं है मेरे पास नीचे, है ना? दिखेगा नहीं फिर आपको, इसलिए पॉज करके एक बार नोट कर लो ऊपर वाला पार्ट ना, क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो अब देखो बच्चों, अब हमें कितने ग्राम के लिए निकालना था? कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 3.11 ग्राम, राइट? तो देखो 3.11 ग्राम कॉपर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 63.5 इंटू 3.11 Cu एटम्स। इतने ग्राम में इतना एटम्स। बोलो बच्चों, मेरी बात अच्छे से सभी के जहन में उतर रही है? ओके, अब देखो इतना कॉपर एटम हो गया। एक कॉपर एटम, कॉपर की एटॉमिक नंबर कितनी होती है बच्चों? कॉपर की एटॉमिक नंबर 29 है ना? तो एक कॉपर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 29 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 63.5 इंटू 3.11 इंटू कितने कॉपर एटम्स बच्चों? सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 29 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट कर लिया। और उसने क्या पूछा? टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, राइट? तो Q इक्वल टू हम क्या जानते हैं? एनी। Q इक्वल टू क्या जानते हैं? एनी होता है बच्चों। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम यहां से फटाफट निकाल देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, therefore magnitude of charge, है ना, या टोटल चार्ज, केवल मैग्नीट्यूड पूछा बच्चों, साइन तो पूछा नहीं है ना? तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी इसमें इक्वली हैं। 63.5 इंटू 3.11 इंटू 29 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना? फटाफट से इसको सॉल्व कर लो आप। देखो बच्चों, फिजिक्स में कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी बच्चों। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने का। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 1.35 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। Q इक्वल टू कितना आ गया? आएगा समझ में बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो, कैलकुलेटर यूज मत करना बच्चों। जो बच्चे कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं समझ जाओ, वो फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं लाएंगे। कैलकुलेटर यूज मत करो, थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेट करो, प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की। आधी बात समझ में? चलो फटाफट से पॉज करके नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अ कॉपर एटम कंसिस्ट ऑफ कॉपर न्यूक्लियस। A copper atom consists of copper nucleus surrounded by 29 atoms। एक कॉपर एटम है जिसके में क्या है बच्चों? कॉपर न्यूक्लियस है ना? और ये इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो कितने हैं? 29 इलेक्ट्रॉन्स है। द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज इतना ग्राम पर मोल, ठीक है? मोलर मास दे रखा है इतना ग्राम। लेट अस नाउ टेक 2 पीसेस ऑफ कॉपर। अब हमें क्या लेना है? 2 पीस ऑफ कॉपर लेना है, जिसमें हर एक का मास कितना है बच्चों? 10 ग्राम,
ठीक है। और ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पीस टू अनदर फॉर एवरी 1000 एटम्स। अच्छा, एक पीस से दूसरे पीस में ट्रांसफर करना है, हर 1000 एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच पीस। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? देखो चलो समझाता हूँ, करता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ तो जनरल इंफॉर्मेशन कि कॉपर है, उसकी 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें, और उसका एटॉमिक वेट बोले तो मोलर मास ये है ना। लेट अस नाउ टेक 2 पीसेस ऑफ कॉपर। हम 2 पीस ऑफ कॉपर लेंगे 10-10 ग्राम का। कितने ग्राम का बच्चों? 10-10 ग्राम का। तो पहले देख लेते 10 ग्राम कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 ग्राम कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले वो देख लेते हैं, या 10 ग्राम एटम में कितने एटम्स होते हैं वो भी देख सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखेंगे 10 ग्राम कॉपर में कितने एटम्स हैं। चलो ये यहाँ तक 10 ग्राम लिया हमने, यहाँ तक कहानी करते हैं, फिर इसकी आगे की बात अभी थोड़ी देर में समझेंगे, है ना। इसकी आगे की बात अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले यहाँ तक हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स निकाल लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक तो समझ में आया? हम जानते हैं 63.5 ग्राम CO इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CU एटम। बोलो सही बात है? सही बात है ना। तो बच्चों यहाँ देखो 1 ग्राम CU 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 63.5 है ना CU एटम। अच्छा तो कितना ग्राम? 10 ग्राम। 10 ग्राम CU में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 63.5 इंटू 10, ये क्या है बच्चों? CU एटम। इतना CU एटम है ना। आगे बात बच्चों समझ में? अच्छा इतना CU एटम, ठीक है। तो 10 ग्राम में हमने इतने CU एटम देख लिए, राइट। अब हमें क्या बोल रहा है बच्चों कि एक से दूसरे में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पीस टू अनदर फॉर एवरी 1000 एटम्स। हर 1000 एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में मिटा रहा हूँ, बच्चे को पॉज करके नोट कर लो जितना लिखवाया है ना। क्वेश्चन को देखना है ना। देखो क्या कह रहा है, एंड ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पीस टू अनदर फॉर एवरी 1000 एटम्स। अच्छा तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पीस टू अनदर इज इक्वल टू, एक पीस से दूसरे पीस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 63.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि हर 1000 एटम में एक इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तो मेरे को आ जाएगा बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन्स मैंने ट्रांसफर किए हैं। अच्छा ठीक है। देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच पीस, है ना। हर एक पीस पे क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। अच्छा जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया एक पीस से, जितना मैंने एक पीस से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए बच्चों, उतना ही तो दूसरे पीस ने गेन किया। तो इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे पे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों। यानी ये मेरी n की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, है ना, तो
ये आएगा 9.48 इंटू 10 की पावर 19। और हम जानते हैं चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होती है, Q इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 9.48 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बच्चों फटाफट से। इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 15.12 कूलम, 15.12 कूलम। हारी बात बच्चों समझ में है ना। तो आपको करना क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह निकालने होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे जो ट्रांसफर हुए हैं, उसको आप उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज निकल जाता है। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में बात आ गई होगी। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, है ना। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे आज। चलो बच्चों, अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी, अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव कर जाती है एवरी सेकेंड, हर सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो टोटल चार्ज 1 कूलम होने के लिए कितना सेकेंड लगेगा, है ना, ऑन द अनदर बॉडी, कितना टाइम लगेगा। देखो बताओ फटाफट। देखो गिवन क्या बच्चों, गिवन क्या है, गिवन है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव होती है। यानी हमारे पास क्या गिवन है, इन 1 सेकेंड, सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इन 1 सेकेंड, है ना, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर। यही गिवन है बच्चों, यही गिवन है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore n इक्वल टू क्या हो गया, 10 की पावर 9 इन 1 सेकेंड। n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 9, n की वैल्यू हमें दे रखी है 10 की पावर 9 इन 1 सेकेंड, या फिर ऐसे लिख लो 4 1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में n की वैल्यू इतनी है, तो 1 सेकेंड में चार्ज कितना होगा, 1 सेकेंड में चार्ज कितना होगा बच्चों। देखो, देखो चार्ज इन 1 सेकेंड, Q इक्वल टू एनी, n की वैल्यू 10 की पावर 9 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना, इन 1 सेकेंड। ठीक बात है बच्चों, ये क्या हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में इतना चार्ज डेवलप हो रहा है बच्चों, बोलो 1 सेकेंड में इतना चार्ज डेवलप हो रहा है, लेकिन हमें कितना चार्ज चाहिए, 1 कूलम चार्ज चाहिए, राइट है। हमसे क्या पूछा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अनदर बॉडी। तो हम क्या लिखेंगे, देखो 1 सेकेंड में इतना चार्ज, है ना। देखो यहाँ पे यूनिट मेथड लगा दो फटाफट से, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों। देखो 1 सेकेंड में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम, है ना, यानी इतना कूलम कितना 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड में होगा बच्चों। इतना कूलम 1 सेकेंड में, तो 1 कूलम 1 बाई इतना, अरे इतने रुपए में इतना आम, तो 1 आम कितना रुपए का, 1 बाई डिवाइड कर देंगे ना उसको उससे, है ना। तो बच्चे इसको कैलकुलेट करो, और इसको कैलकुलेट करने आता है आपको,
है ना, कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। ठीक बात है बच्चों। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में इतना सेकंड लगेगा। अच्छा चलो, अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चों, तो ईयर में, इसको सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करो। चलो देखते हैं। दिस इज इक्वल टू 6.25, क्योंकि सेकंड में मजा नहीं आ रहा बच्चों, है ना। 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 1/60 मिनट। अच्छा, उसके बाद घंटा 3600 से कर देता है, कोई नहीं, चलो 24 इंटू 365, इससे करूँगा तो ये ईयर आ जाएगा बच्चों। इसको जो सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों 198 ईयर्स। ओह माय गॉड, यानी अगर 10⁹ यानी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड रिमूव कर रहे हो, तो 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में बच्चों 198 ईयर्स का समय लगेगा, है ना, वेरी लार्ज टाइम। चलो बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लो, फिर थोड़ी सी छोटी सी बात करेंगे क्वार्क्स की, उस पर एक क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ी सी और बात करेंगे आज। उसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा बच्चों, फिर कल दूसरी प्रॉपर्टी के साथ आएंगे। चलो बच्चों, अब मेरे को डिस्कस करना है आपके साथ क्वार्क्स के बारे में। व्हाट इज क्वार्क्स? तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैल्विन, है ना, गैल्विन। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने डिस्कवर करा, गैल्विन डिस्कवर्ड some particles on which charge was less than that of charge on one electron। यानी उन्होंने कुछ ऐसे चार्ज डिस्कवर किए बच्चों जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज मौजूद था, है ना। अभी अभी मैंने बोला आपको क्या, फंडामेंटल्स, इससे 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, लेकिन गैल्विन ने फिर भी डिस्कवर किया कि 1 इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज पॉसिबल है ना, और उसको उन्होंने नाम दिया क्वार्क, है ना, उसको उन्होंने नाम दिया क्वार्क। और इस पार्टिकल्स को क्या किया, इस पार्टिकल को ही नेम्ड द पार्टिकल्स एज क्वार्क्स। बच्चों ये जो क्वार्क्स है ना, ये 2 टाइप्स के, ये कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अच्छा, अप क्वार्क क्या होता था बच्चों? अप क्वार्क की वैल्यू कितनी थी, उस पर चार्ज कितना था, ±2e/3, और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज थी बच्चों वो थी ±e/3, है ना। अब देखो, लेकिन अभी तक इसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं दिखा हमें। फ्री एग्जिस्टेंस of quark is not seen yet। यानी इसकी लाइफ टाइम बच्चों बहुत ही शॉर्ट होती है, इतनी छोटी होती है कि ये इनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, है ना। इसलिए आज भी हमारा फंडामेंटल ऑफ चार्ज यानी क्वांटम ऑफ चार्ज क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। आ रही बात बच्चों समझ में, है ना। ये चीज है, लेकिन इनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होने की वजह से बच्चों इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है।
चलो फटाफट से क्वेश्चन क्वार्क पे कर लेते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक का सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, उसको देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इतने क्वार्क के बारे में तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों, बस इतना इससे जानना है क्वार्क के बारे में आपको, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स व्हिच कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही न्यूक्लियाई के अंदर में होते हैं बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस, ठीक है। आर डेंसर बिल्ड आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क्स। यानी ये जो क्वार्क्स होते हैं बच्चों, ये किस में होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में होते हैं, राइट। अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स। हर प्रोटॉन में भी, हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन में कितने क्वार्क्स होते हैं, 3 क्वार्क्स होते हैं। 2 टाइप्स of quark, the so called up quark and down quark। अभी भी बताया बच्चों, together with electron build up ordinary matter, है ना, together with electron, यानी up quark, down quark और इलेक्ट्रॉन ordinary matter build up करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये चीज थी। और ये अभी तक की जानकारी क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स। बाकी सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। अब क्या बोला, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक मैटर बिल्डअप करते हैं, ठीक है। चलो, यानी क्वार्क्स मिलेंगे तो प्रोटॉन बनेगा, क्वार्क्स मिलेंगे तो न्यूट्रॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है तभी तो एटम बनेगा। सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको बताना है कि पॉसिबल कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन में क्वार्क कंपोजिशन प्रोटॉन में क्या होगा और न्यूट्रॉन में क्वार्क कंपोजिशन क्या होगा। और एक बात और बच्चों, अप क्वार्क को डिनोट करेंगे U से, डाउन क्वार्क को डिनोट करेंगे D से। आ रही बात समझ में बच्चों। एक बार पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि पूरा स्पेस क्वेश्चन ने ले लिया है, मेरे पास सॉल्यूशन करने के लिए स्पेस नहीं है ना। एक बार फटाफट से पॉज करके नोट कर लो आप। चलो, अब देखो बच्चों, मेरे को क्वार्क कंपोजिशन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बताना है। तो सबसे पहले मैं प्रोटॉन का निकालता हूं, फिर न्यूट्रॉन का भी देख लेंगे, है ना। तो मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ, अब हर में 3 क्वार्क्स है, प्रोटॉन में कितने क्वार्क्स है, 3। नंबर ऑफ क्वार्क्स इन प्रोटॉन कितने बच्चों, 3 है ना। न्यूट्रॉन में भी 3 है, लेकिन हमें ये नहीं पता बच्चों अप क्वार्क कितने हैं और डाउन क्वार्क कितने हैं। तो मैं क्या करता हूं, लेट द नंबर ऑफ अप क्वार्क्स इन प्रोटॉन n मान लेता हूं, देयरफॉर द नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना हो जाएगा बच्चों इन प्रोटॉन। देखो टोटल कितने थे, 3 थे, 3 में से n माइनस कर दो तो बचे जितने अप क्वार्क है, अप क्वार्क टोटल में से अप क्वार्क को माइनस कर देंगे तो डाउन क्वार्क आएगा बच्चों। क्लियर है, समझ में आई बात मेरी, समझ में आई, ठीक है। चलो, तो हमने अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की संख्या निकाल ली, किसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, मान ली, अभी निकाली नहीं है। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं बच्चों, अप क्वार्क पे चार्ज जानते हैं, है ना, और डाउन क्वार्क पे चार्ज जानते हैं, राइट, ठीक है। तो बच्चों बताओ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, एज वी नो दैट चार्ज ऑन अप क्वार्क, क्या दिया था क्वेश्चन में बच्चों, +2/3 e, राइट है, +2/3 और चार्ज ऑन डाउन क्वार्क कितना था बच्चों, -1/3 e। क्लियर है,
यही था। तो बच्चों चार्ज ऑन अप क्वार्क और चार्ज ऑन डाउन क्वार्क ये हमें पता था। ये एक मिनट इसको मिटा दो बच्चों, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे ना। चलो तो देखो नंबर ऑफ अप क्वार्क्स इन प्रोटॉन कितना है, तो देयरफॉर चार्ज ऑन अप क्वार्क्स इन प्रोटॉन कितना हो जाएगा बच्चों, n इंटू 2/3 e। सही बात है, विथ द साइन ऑफ प्लस। अच्छा चार्ज ऑन डाउन क्वार्क्स कितना है बच्चों इन प्रोटॉन, -3 n इंटू 1/3 e। बोलो हमने दोनों पे चार्ज निकाल लिया। अच्छा बच्चों नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, देखो ठीक है, नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन +1 e के बराबर होता है बच्चों। बताओ नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन +1 e के बराबर होता है। तो ये टोटल चार्ज शुड बी, दोनों अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के चार्ज को ऐड कर दे तो 1 e के बराबर आना चाहिए बच्चों। एक बार पॉज करके नोट कर लो, है ना, पॉज कर लिया। चलो अब देखो therefore इन दोनों चार्ज को ऐड करना बच्चों, तो क्या होगा 2ne/3 -1/3 3 n e इज इक्वल टू +1e। यही होना चाहिए बच्चों, है ना। अच्छा और 2ne 3 माइनस, और इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। ये सॉल्व क्या करना, चीज़ें तो वही हैं। चलो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो डायरेक्ट। 3 और 3 का एलसीएम 3 और 3 का क्या, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, 1 2ne माइनस, ये क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस ne इक्वल टू +1e, है ना बच्चों। चलो अब देखो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और 2ne प्लस ne 3ne -3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3। क्लियर है बच्चों, 3e। एक मिनट बच्चों कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ ये e मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चों यहाँ पे मैंने, ये e मल्टीप्लाई होगा ना, देखो इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा। और 3ne इज इक्वल टू 3e प्लस 3e। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, 3ne इक्वल टू 6e, 3 2 जा इसे ही कैंसिल, यानी n इक्वल टू 2। n हमने क्या माना था बच्चों, नंबर ऑफ अप क्वार्क्स, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, therefore नंबर ऑफ अप क्वार्क इक्वल टू कितना हो गया 2, therefore नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स क्या हो जाएगा 3 माइनस n, यानी 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। आगे बात बच्चों समझ में। तो पॉसिबल कंपोजिशन क्या होगा बच्चों, देखो कितने अप क्वार्क्स हैं, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ उसका, प्रोटॉन का कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन। अभी हमने प्रोटॉन के लिए करा बच्चों, कितने अप क्वार्क है 2, यानी u 2, कितने डाउन क्वार्क है 1 u यानी कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन फॉर क्वार्क्स कितना हो, क्या हो गया बच्चों UUD। क्लियर है। देखो जिसको क्लियर नहीं हुआ न्यूट्रॉन के लिए करने वाला हूँ बच्चों, है ना, समझना कैसे कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन के लिए कर रहा हूँ, समझना कैसे कर रहा हूँ। सिमिलर वे में करूँगा, पॉज करके एक बार नोट कर लो।
देखो अब न्यूट्रॉन के लिए नंबर ऑफ किसके लिए करना है, न्यूट्रॉन के लिए, है ना। नंबर ऑफ अप क्वार्क मान लो कितना है एंड नंबर ऑफ डाउन क्वार्क, टोटल नंबर ऑफ क्वार्क कितने होते हैं बच्चों किसी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लिए 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस n, है ना। अच्छा चार्ज ऑन अप क्वार्क कितना +2/3 e, चार्ज ऑन डाउन क्वार्क -1/3 e, तो therefore charge on up quark for न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों +2/3 e इंटू n या n इंटू दिस, है ना। अच्छा चार्ज ऑन डाउन क्वार्क फॉर न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, कितने नंबर ऑफ डाउन क्वार्क फॉर न्यूट्रॉन में 3 माइनस n इंटू, या माइनस n लगाना पड़ेगा बच्चों, ये माइनस n बाई 3 e, क्लियर है। अच्छा नेट चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, नेट चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों 0 कूलम। न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रॉन, तो ये दोनों चार्ज ऐड करके क्या आना चाहिए 0। फटाफट से पॉज करके एक बार नोट करो, है ना। अब देखो therefore 2ne/3 minus 3 minus n या e/3 इक्वल टू 0, राइट है बच्चों। और 3 एलसीएम ले लिया 2ne minus 3e plus ne इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 2ne plus ne 3ne minus 3e इक्वल टू 0, तो 3ne इक्वल टू 3e, e से e कैंसिल 3 से 3 कैंसिल, यानी n की वैल्यू कितने आ गए बच्चों 1, यानी अब क्वार्क कितने हैं u कितना 1 और d कितना डाउन क्वार्क कितना 3 माइनस 1 बोले तो 2, therefore कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया बच्चों u एक बार d दो बार u dd, और उसके लिए क्या था UUD, इसके लिए UDD। क्लियर है बच्चों, समझ में आई है ना। पॉज करके नोट करो, अच्छे से समझो चीज़ों को। देखो बच्चों आज एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ मैं आपको आज की वीडियो में कि जो हमारे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक, है ना, माइक्रोस्कोपिक चार्ज। मैक्रोस्कोपिक, अगर मैक्रोस्कोपिक चार्ज होगा बच्चों, मैक्रोस्कोपिक चार्ज अगर होगा बच्चों, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बच्चों, लार्ज स्केल चार्ज। बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको कि लार्ज स्केल चार्ज के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नॉट वैलिड, है ना, इज नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है, इज नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लार्ज स्केल चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। किसके लिए वैलिड है, इट इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल स्केल चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक चार्ज, है ना। छोटे चार्ज के लिए वैलिड है, लार्ज स्केल चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, व्हाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। देखो बच्चों जब हम मैक्रोस्कोपिक के लिए साथ लार्ज स्केल चार्ज के साथ डील करते हैं बच्चों, तो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है बच्चों बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है।
इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा बच्चों। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड, है ना, बिकॉज बिकॉज की स्पेलिंग भूल गया बच्चों में, बिकॉज ऑफ लार्ज, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बिकॉज ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमारी बात समझ में? तो लार्ज स्केल चार्ज के लिए हम इसको यहाँ पे एक लाइन और जोड़ दो, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें किसके लिए लगाना है, बस इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। लार्ज स्केल चार्ज के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड लार्ज स्केल चार्ज के लिए क्या होती है, बहुत बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो यही था बच्चों, है ना, मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पूरा एक लेक्चर बना दिया 1 घंटे 10 मिनट का बच्चों, है ना। आई होप सबको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा बच्चों। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों 1 घंटा बस एक ही टॉपिक, बहुत जरूरी था बच्चों ये, है ना। प्लीज़ इसे अच्छे से नोट्स बनाकर समझ लें। अगली हेडिंग है हमारी, अगली प्रॉपर्टी करने वाले हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आएगा ना आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाओगे, सारे क्वेश्चन आपसे यूं होंगे, यूं चुटकियों में, इसलिए इतना क्वेश्चन करवाया आपसे। क्वेश्चन करोगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे बच्चों, है ना। जो भी डाउट हो आपके पूछो, जरूर पूछोगे नहीं आएगा नहीं, है ना। जिसको डाउट नहीं आता वो क्या पढ़ रहा है, डाउट आने चाहिए, सभी को आने चाहिए। डाउट निकालो, नहीं आ रहे हैं तो ऐसे कैसे चलेगा, डाउट नहीं है, डाउट निकालो, जबरदस्ती निकालो डाउट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।